आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक का मतलब होता है बीज को पेड़ के रूप में पूर्णता प्रदान कर देना। हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि जीवन एक प्रतिध्वनि है। देर सवेर हमारे जीवन में वही सब कुछ लौटता है जो हम इस प्रकृति की बगिया में समाहित करते हैं। प्रकृति ने अपनी सत्ता का प्राकट्य पंच महाभूत के माध्यम से किया है, जिसे हम भगवान कहते हैं। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इन पांचों का जो खेल है वो इतना सरल है कि अगर हम खुली आंख से देखें तो सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। जैसे जल आता है, वो धरती का आलिंगन करता है, संघात करता है, उस मिट्टी को रेत के कण में तब्दील कर देता है। फिर वो रेत के कण समूह बन के पत्थर बन जाते हैं, पत्थर समूह बन के चट्टानें बन जाती है, चट्टानें समूह बन के पहाड़ बन जाते हैं। फिर उन पहाड़ों के भीतर से हीरे, मोती, मणियां प्रकट होने लगते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई? जल और मिट्टी के संघात से। दूध दही बना, दही मक्खन बना, मक्खन घी बना। दूध को ज़्यादा समय तक आप नहीं रोक सकते, दही थोड़ा समय और बढ़ जाता है, मक्खन थोड़ा सा समय और बढ़ जाता है, लेकिन घी बनते ही वो 9 महीने तक टिक सकता है। तो प्रकृति का दर्शन क्या है कि जितना आप अपने आप को रिफाइन करोगे उतना आप अपनी ऊर्जा शक्ति से परिचित हो सकते हो। प्रकृति हर बच्चे को एक नए क्रिस्टल के रूप में प्रकट करती है। वो एक पूरी जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, हर बच्चा। क्या इस पे हमारा फोकस है? क्या हमने बच्चों की नैसर्गिक क्षमता को पहचानना शुरू कर दिया? बताइए, इतने विशाल भारत में हम दुनिया के विश्व गुरु बनना चाहते हैं, क्या हमने फोकस किया? हमने भारतीय संविधान को ठीक से समझा? हमने भारत में एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया? क्या बिना ट्रेनिंग के आप हीरे मोती मणियां प्रकट कर सकते हो? 1 सेकंड और दूसरे सेकंड के बीच में मिनी 100 सेकंड होते हैं, जिसको 100 मीटर का धावक पकड़ता है। प्रकृति के अनुशासन को अगर हम धारण कर सकें, विज्ञान और अध्यात्म को मिला सकें, विज्ञान पदार्थ की समझ पैदा करता है, अध्यात्म अनुभूति कराता है। जब तक ये दोनों मिलेंगे नहीं, तब तक हम विश्व के गुरु नहीं बन सकते। भारतीय संविधान हमें प्रेरित करता है, डाइवर्सिटी में यूनिटी, विविधता में एकता, कैसे प्रकृति अपना दर्शन खोलती है। अगर इसको ठीक से समझना हो तो भारतीय संविधान को पढ़ना सीखो। भारत में 70 लाख से अधिक साधु हैं, लेकिन संविधान की कथा करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है। संविधान की समझ कितनी हमारे अंदर? आज शिक्षक दिवस है, मैं आपको बताता हूं। पूरा भारतीय संविधान सिर्फ 2 व्यक्ति चला रहे हैं, पटवारी और थानेदार। पटवारी ने जो 7/12 में इंदिराज कर दिया, आपके खाते में जमीन चढ़ा दी, उसे राष्ट्रपति भी नहीं बदल सकता। और थानेदार ने जो FIR लिख दी, उसे सुप्रीम कोर्ट का जज भी चेंज नहीं कर सकता, उसी पर फैसला सुनाना होगा। जिस जमाने में यह संविधान लिखा गया, उस जमाने में लोग झूठ बोलने से बचते थे, डरते थे कि साहब हम बाल बच्चेदार आदमी, झूठ मत बुलवाना। और हमारा इतना नैतिक पतन हुआ कि आज का आदमी कहता है साहब बाल बच्चेदार आदमी, सच मत बुलवाना, बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो ये हमारा चारित्रिक और नैतिक पतन है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम सब। हमने अपने वोट से गुंडे, मवाली, अपराधी किस्म के लोगों को सदन में भेजा, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, सूचना अधिकार का उपयोग करिए कि इनकी हिस्ट्री शीट चेक करवाइए, कितने लोगों पर कितनी तरह के अपराध दर्ज हैं, आपको पता चल जाएगा। जीवन एक प्रतिध्वनि है, याद रखिएगा। इस पूरे फॉर्मेट में प्रकृति हिंसा का फल दुख, दया का फल आनंद बरसाती रहती है। अगर आप चाहते हैं आपकी भावी नस्लें एक उच्च कोटि के मानव के रूप में आएं और इस धरती को खुशहाल बनाएं, भारत विश्व का गुरु बने, तो कुछ नहीं, आपको बस अपने क्षेत्र से अच्छे सच्चे जनप्रतिनिधि चुनना है। अपने MLA MP चुनो, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मत चुनो। ये इजाज़त भारतीय संविधान हमें नहीं देता।
और शिक्षा का मतलब है उस बीज को पूर्णता प्रदान कर देना। बच्चे के भीतर जो स्वाभाविक रूप से बीज है, क्या इसकी काउंसलिंग का कोई हमारे पास मॉडल है? इसलिए इतनी विकृतियां। मुट्ठी भर लोगों ने इस आज़ादी को अपनी बाहों में कैद कर लिया। तोड़िए इन जंजीरों को। ये एक लोकतांत्रिक प्रयोगशाला है भारत। अगर हम सब मिलकर मौका देंगे ऐसी लीडरशिप को जो सर्वांगीण विकास का सपना देखती हो, तो भारत दुनिया की लीडरशिप करेगा। तो हम जागेंगे तभी समाज में बदलाव आएगा। दीप से दीप जलता है, बूंद बूंद से सागर भर जाता है। और सागर की गहराई नापना हो तो आप नदियों के प्रचंड वेग को उसके भीतर उतरता हुआ देखो कि कैसे वो नीचे चला जाता है, ताकि वो सबको अपने भीतर समाहित कर सके, तभी वो शांत रह सकता है। तो प्रकृति का दर्शन कहीं छुपा हुआ नहीं है। मैं योग विषय का विद्यार्थी हूं। भारत सरकार योग के नाम पर कसरत को प्रमोट कर रही है। मैंने 21 जून 2015 को भारत सरकार को पत्र लिखा कि आप 2 घोषणाएं करिए कि संसार में सिर्फ 2 जातियां, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल, नंबर 1। नंबर 2, योग इज 1 to 1। ये व्यक्तिगत विषय है। संसार के कोई 2 व्यक्ति एक जैसी क्रिया करने पर एक जैसा परिणाम नहीं पा सकते। एक डॉक्टर बनने के लिए MBBS पहले 5.5 साल कोर्स करता है, फिर MS करता है, 3 साल और कोर्स करता है, फिर 5 साल तक घिसता है, उसके बाद वो डॉक्टर बन पाता है, तब आपकी बॉडी को कट कर सकता है। और भारत सरकार क्या कर रही है? 1 साल के अंदर डिग्री लेके जाओ भाई, योग सिखाओ। अरे कम से कम 40 साल उसको, इस पूरे यूनिवर्स को पढ़ने में 40 साल चाहिए, तब वो बॉडी को पढ़ सकता है कि ये उंगलियां 2 इतनी ऊपर उठ रही तो इसका क्या प्रभाव होगा बॉडी पर। ये बड़ी रिसर्च की चीज है। योग बिल्कुल व्यक्तिगत विषय है। एंगल, स्टेबिलिटी एंड ब्रीदिंग। एंगल धरती बनाती है, 360 डिग्री एंगल। स्टेबिलिटी सूर्य के पास है जो स्थिर खड़ा है, अपनी ऊर्जा से इस धरती मां को घुमा रहा है। और ब्रीदिंग जल के पास है, आता और जाता है। कैसे एक एक बूंद औषधि शक्ति का खजाना बनकर इस प्रकृति की बगिया में प्रकट होती है। दिस इज योग। योग मदारी का खेल नहीं है। शरीर, प्राण और विचार के मध्य जब तक संतुलन बनेगा नहीं, तब तक आप अदृश्य शक्तियों से कैसे परिचित हो जाएंगे? हमें तो यही पता नहीं कि डिवाइस में तो श्वास क्या काम कर रही है। जैसे श्वास भीतर उतरती है, प्राण, पान, समान, व्यान, उदान 5 तरह की वायु में रूपांतरित हो जाती है पलक झपकने से पूर्व। ये पलकें अगर खुली रखो और सूर्य भगवान के सामने 12 बजे खड़े हो जाओ, 2 मिनट में कॉर्निया जल जाएगा, 2 मिनट में अंधे हो जाओगे। लेकिन इस पलक को झपका के 1 घंटे तक खड़े रहो, कुछ नहीं होगा आपको सूर्य भगवान के सामने। तो इस पलक की शक्ति क्या है? इससे परिचित कौन कराएगा? कोई विज्ञान आपको परिचित नहीं कराएगा। वो तो पदार्थ की समझ पैदा करता है। जब समझ पैदा हो जाती तो फिर वो बता सकता है कि हाँ ऐसा है। अध्यात्म अनुभूति कराता है। स और रे के बीच में श्रुतियां हैं, ताने हैं, ध्वनियां हैं। उसका परिचय कौन कराएगा आपको? योग कराता है। अभी इस वायुमंडल में राग भैरव है, सूर्य प्रकट होने वाले हैं। वो अपनी ऊर्जा शक्ति को इस ध्वनि के माध्यम से प्रकट करते हैं। अरे गरे द रे ग म गरे द रे ग म प द नि सा सा नि ध प प म ग रे ध। ये भैरव बन गया। श्री राम राम जय जय राम। शंकर के डमरू से निकले राम राम राम। नारद की वीणा से निकले राम राम राम। रावण की नाभि से निकले राम राम राम।
गहराई से समझिएगा। सनातन संस्कृति के 3 प्रतीक उठाए हैं मैंने। योगेश्वर भोलेनाथ, वो तो बाहर से ही डमरू बजा करके जड़ और चेतन को पकड़ लेते हैं, लेकिन नारद नहीं पकड़ सकते। नारद को 7 स्वरों ने 7 चक्रों में उतरना पड़ता है तब, और रावण उसको तो नाभि तक पहुंचना पड़ता है। अमृत कलश कहाँ छुपा हुआ है। रावण तमोगुण का प्रतीक है। तमोगुण धरती माँ के पास है। जैसा बीज उसका वैसा विस्तार, याद रखिएगा। और 7 चक्रों का जो भेदन कर सकता है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार, वो योग की धारा में प्रवेश कर सकता है। हाथ पैर हिलाना योग नहीं है, ये कसरत है, कलेक्टिव एक्सरसाइज। और योग कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं है, ये भ्रम है। अगर मेरी उंगली कट जाए तो मुझे सर्जन के पास जाना पड़ेगा या नहीं, बताइए आप। योग प्रकृति की दिव्यता से जुड़ने की कला का नाम है। तो ये भारत सरकार, इनको बहुत शौक है इवेंट को बड़ा करके दिखाने का। इससे एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो सकता। मैंने इनको कहा था, फिर याद दिलाता हूँ, मैंने कहा था 2 घटनाएं आप कर दो, विश्व में चमत्कार घटित हो जाएगा। सारी दुनिया आपको देख रही है। 21 जून 2015 पहला विश्व योग दिवस। भारत सरकार को मैंने पत्र लिखा और कहा 2 घोषणाएं करिए आप कि संसार में से 2 जातियां, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। और दूसरा, योग इज 1 to 1। हजारों बच्चों के लिए रोजगार के द्वार खुल जाते। हम योग के टीचर तैयार कर रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिल रहा है। 6,32,000 गांव है भारत में। अगर हर गांव में एक योग टीचर बनाना हो तो 6,32,000 बच्चे चाहिए। 200 साल लग जाएंगे तैयार करने में, 200 साल। तब जाकर के हमारे भारतीय ऋषियों की वो महान परंपरा बच्चे समझ सकेंगे कि कैसे योग शरीर, प्राण और विचार के मध्य संतुलन बना सकता है। योगाश्चित्त वृत्ति निरोधाहा, मुनि पतंजलि ने अष्टांग योग लिख के एक लाइन में समाप्त कर दिया कि मन का प्रवाह रुक जाए, यही योग है। तो मन के प्रवाह को रोकने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करना होगा, यह हमें गौतम बुद्ध से सीखना पड़ेगा। वो बहुत उसको एडवांस स्टेज में ले जाना चाहते हैं कि पहले शरीर को पढ़ो, इसके भीतर कैसे प्राण उतर रहा है, फिर वो प्राण घटनाएं क्या कर रहा है। वो प्राण के सहारे आपकी यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरा सपना है कि इन दोनों को मिलाया जाए, मुनि पतंजलि और गौतम बुद्ध, और इस धरती पर एक हंसता खेलता मानव आकार ले। मैं कई मॉड्यूल बना चुका हूँ, अनेक प्राणायाम के। एक प्राणायाम का सूत्र आज आपको दे के अपनी बात खत्म करूंगा। 1-1-1-1। 5 सेकंड श्वास लेना, 5 सेकंड भीतर रोकना, 5 सेकंड छोड़ना, 5 सेकंड खाली रखना। ये सिर्फ 5 सेकंड ही प्राणायाम है। जैसे जैसे आप इसकी क्रिया में आगे बढ़ोगे, 1-1-1-2, 1-1-1-3, 1-1-1-4, एक एक फॉर्मेट बढ़ाते जाना। श्वास लेने का क्रम वही, रोकने का वही, छोड़ने का वही, लेकिन पीछे जो है रिक्तता उसको बढ़ाना है। और जैसे ही 1-1-1-9 पहुंच जाओगे आप, 1-1-1-9, 5 सेकंड श्वास लिया, 5 सेकंड भीतर रोका, 5 सेकंड बाहर छोड़ा, और 45 सेकंड उसको बिना श्वास लिए छोड़े बॉडी को देखा, आप योग की धारा में उतर जाएंगे। ये पहला सूत्र है प्राणायाम का। ऐसे सैकड़ों अनगिनत सूत्र मैंने लिपिबद्ध किए हैं। इस शरीर के भीतर चमत्कार है, प्रकृति की दिव्यता का खजाना है, इसके भीतर उतरो। बाहर कुछ भी नहीं है। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। आज तक वो किसी को मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारों में नहीं मिला है, न मिल सकता है। जिनको भी मिला, चाहे वो जो भी हों, खुद के भीतर खोज सके। अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। अपदीपो भवा। तो ये बहुत गहरी बात है। इस सूत्र को अगर आपने ईमानदारी से एक बार चेक कर लिया, ईमानदारी से, यकीनन आपको मेरी हर बात का यकीन करना होगा। तो आज शिक्षक दिवस पर मेरे इस पवित्र विचार को आप एक बार प्रयोग करके देखिए। अच्छा लगे तो हम इस लोकतंत्र स्थापना अभियान के साथ जुड़ेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, और भारत में खूबसूरत पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करेंगे और सब बच्चों को मेधावी बनाएंगे, ताकि वो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव बने वायु की तरह कि इस देश को दुनिया के मस्तक पर सुशोभित कर सके। जय हिंद, जय भारत।